नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य जगत की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। छायावाद का परवर्ती रूप हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद के नाम से पुकारा जाता है। यानी छायावाद के बाद में आने वाला जो हिंदी साहित्य है उसे क्या कहा गया है? उत्तर छायावाद। यह एक अल्पकालिक काव्यधारा है। अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए आने वाली काव्यधारा है जो अपनी अल्पकालिकता में भी विशिष्ट है। यानी चाहे थोड़े समय के लिए चली लेकिन इसकी भूमिका अहम है, क्योंकि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच एक कड़ी के रूप में इसका प्रदेय प्रशंसनीय है। ये छायावाद और प्रगतिवाद को जोड़ने में इसने एक कड़ी की भूमिका निभाई है, इसीलिए इसका हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर छायावाद की अगर बात करें तो उत्तर छायावाद शब्द छायावाद के उपरांत विकसित होने वाली दो काव्यधाराओं, और ये दो काव्यधाराएं कौन कौन सी है? पहली है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरी है व्यक्तिक कविता। तो इन दोनों काव्यधाराओं के संदर्भ में रूढ़ हो गया। वहीं पर छायावादोत्तर, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर उत्तर छायावाद और छायावादोत्तर दोनों को क्लियर किया गया है। उत्तर छायावाद का मतलब क्या है कि इसमें दो विशेष रूप से भावों को ध्यान में रखकर काव्य रचनाएं की गई। पहला भाव क्या है? राष्ट्रीय और संस्कृति की काव्य रचना। दूसरा क्या है? अपने व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति की जो कविताएं लिखी गई वो भी इसी में आती है। लेकिन छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद की अगर बात करें तो उसमें सभी काव्यधाराएं आ जाती है। जैसे उत्तर छायावाद भी इसी में आती है। छायावादोत्तर काव्यधारा में उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी छायावाद के बाद की काव्य रचनाएं हैं या बाद की लेखन पद्धतियां हैं। तो ये सभी छायावाद के बाद यानी छायावादोत्तर काव्यधारा में आती है। लेकिन उत्तर छायावाद की अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की काव्य रचनाएं विशेष रूप से की गई। एक, जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरी व्यक्तिक कविता की रचना यहाँ पर या इस समय काल में हुई। इस बात को हम इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे छायावाद के बाद का जो समय है वो क्या है? उत्तर छायावाद। इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी या काव्य रचनाएं की जा रही थी। एक जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है और दूसरी कौन सी है? व्यक्तिक कविता। इसके बाद यानी छायावादोत्तर जो काव्य रचनाएं की गई, छायावाद और छायावाद के बाद की जो काव्य रचनाएं की गई उसमें सभी प्रकार की काव्यधाराएं शामिल होती है। जैसे उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये ध्यान में आप रखें कि उत्तर छायावाद में दो तरह की काव्य रचनाएं की जा रही थी, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कविता की रचना और व्यक्तिक कविता की रचना। यानी व्यक्तिक भावों को ध्यान में रखते हुए जो काव्य लिखा गया वो भी उत्तर छायावाद के अंतर्गत आता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से इस बात को बहुत आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उत्तर छायावाद के बारे में अगर विद्वानों के मतों को हम देखें तो सबसे पहला जो मत है वो किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का मत है। ये उत्तर छायावाद को तीन धाराओं में बांटते हैं। पहली कौन सी? व्यक्तिक चेतना प्रधान काव्यधारा, दूसरी राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य रचना और तीसरी क्या है? समष्टि चेतना प्रधान। यानी पहली वो रचनाएं जिसमें व्यक्ति ने स्वयं को महत्व दिया, दूसरी वे रचनाएं जिसमें लेखक या कवियों ने राष्ट्र को प्रधान रखा और तीसरी वो जिसमें समाज को महत्व दिया गया या सामाजिक भावनाओं को प्रधानता दी गई। तो इस प्रकार गणपति चंद्रगुप्त की जो विचारधारा है उनके अनुसार उत्तर छायावाद को इन्होंने तीन धाराओं में बांटा है, यानी तीन तरह की काव्य रचनाएं इसमें की गई। और ये किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के ये विचार हैं। डॉक्टर नगेंद्र के विचारों को अगर देखें तो इन्होंने छायावादी या छायावाद के बाद के काव्य को यानी छायावादोत्तर काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। पहला इन्होंने छायावादोत्तर काव्य माना है, जिस छायावादोत्तर काव्य में सबसे पहली जो काव्य रचना या वर्गीकरण है काव्य का उसको उन्होंने उत्तर छायावाद नाम दिया है। दूसरा उन्होंने प्रगतिवाद, तीसरा प्रयोगवाद और चौथा नई कविता। और उत्तर छायावाद को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। यानी इस समय में दो प्रकार की काव्यधाराएं चल रही थी, एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरी क्या है? व्यक्तिवादी काव्यधारा। तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम उत्तर छायावाद की बात यहाँ पर कर रहे हैं,
तो उत्तर छायावाद में डॉक्टर नगेंद्र ने भी दो प्रकार की काव्यधाराओं को यहाँ पर स्वीकार किया है कि इस समय में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा पर रचना हो रही थी और दूसरा व्यक्तिवादी काव्यधारा पर भी रचना या व्यक्तिवादी काव्यधारा की कविताएं लिखी जा रही थी। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के विचारों को अगर देखें तो उन्होंने उत्तर छायावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से पूर्व का आभास, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को विप्लववादी यानी बदलाव लाने वाली काव्यधारा माना है। गांधीवादी रचनाएं कहा है, विप्लववादी यानी बदलाव लाने वाली और गांधीवादी रचनाएं कहा है। गांधीवाद का मतलब यहाँ पर क्या है कि राष्ट्र प्रेम, देश की आज़ादी की जो विचारधाराएं हैं वो इन कविताओं में संगीत है। जबकि व्यक्तिवादी काव्यधारा के नामकरण में कुछ परिवर्तन नहीं किया। ये सही है कि उत्तर छायावाद ने प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के लिए परिवेश तैयार किया है, यानी ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर छायावाद का मतलब क्या है कि उसने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के लिए एक विशेष पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, जिससे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के आने का जो मार्ग है वो ज़्यादा सुगम हो गया था। तो यहाँ पर मूल बात क्या है कि बच्चन सिंह ने भी इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और व्यक्ति काव्यधारा के रूप में विभाजित किया है, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को उन्होंने विप्लववादी और गांधीवादी रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अब उत्तर छायावाद के अगर प्रमुख कवियों की बात करें, क्योंकि हम इन कवियों को भी काव्यधारा के अनुसार ही विभाजित करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, राष्ट्रीयवादी या राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सोहन लाल द्विवेदी और शियाराम शरण गुप्त आदि वो कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं की है। इसके बाद दूसरी अगर हम यहाँ पर विचार करें, जो व्यक्तिवादी काव्यधारा के कवि हैं, इन कवियों में प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा और आरसी प्रसाद सिंह। ये प्रमुख कवि किस काव्यधारा के हैं? ये व्यक्तिवादी काव्यधारा के कवि हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पहला जो हमने किया वो कौन से थे? राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, और ये कवि कौन से हैं? व्यक्तिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की विशेषताएं और व्यक्तिवादी काव्यधारा के काव्य या कवियों के काव्य की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।